ओके दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं जल्दी आपके लिए क्लास लेकर आऊँगी और हियर आई एम। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो आपकी पहली क्लास है वो आपकी सामान्य अध्ययन की क्लास है। तो सामान्य अध्ययन की क्लास मैंने इसलिए रखी है दोस्तों कि इंसान किसी भी जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, किसी भी क्षेत्र के हों, लेकिन उनको थोड़ा सा सामान्य अध्ययन को पढ़ने में, याद रखने में, उसे रिकॉल करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो अगर उस चीज़ को हम इस समय से अभी से पढ़ते हुए चलें तो मे बी बहुत सारी संभावनाएं ये हैं कि एग्ज़ाम तक ये चीज़ हमें पक्की हो जाए। और अभी एग्ज़ाम सुपर टेट का होने में, उत्तर प्रदेश सुपर टेट का जूनियर का एग्ज़ाम और प्राइमरी के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है 51,000 भर्ती के लिए, उसमें थोड़ा वक्त है। तो मुझे लगता है कि आपकी सामान्य अध्ययन की तैयारी जितनी अच्छी रहेगी उतना ही आप पक्का अपना चयन करेंगे आने वाली भर्ती में। तो ये जो मैं क्लास लेकर आई हूँ सामान्य अध्ययन की, ये हम शुरू करेंगे। आपको देख के लग रहा होगा कि ये एक वन लाइनर्स है, लेकिन फ्रेंड्स आपकी परीक्षा के लिए जितनी चीज़ें पर्याप्त हैं, जो इफ़ेक्टिव हैं, बेनिफिशियल हैं, मैं वही पढ़ाऊँगी। हमें सामान्य अध्ययन पढ़ना तो है, लेकिन इतना इस तरीके से नहीं पढ़ना है कि जिसकी नीड ना हो। जो ज़रूरी है, जहाँ से परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं, मैं वो पढ़ा रही हूँ आपको। और डेफ़िनेटली आपको वहाँ से फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं ये आपकी जो है सामान्य अध्ययन की क्लास। तो पहला आप वन लाइनर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि क्या है, भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियों के बारे में हम पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या हुआ था। तो भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृति ये है कि देखिए, पहले लाइन इसमें दिया हुआ है कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल में अंत में प्रव्रजन किया था। कहाँ पे? गंगा घाटी में किया था। तो मैं आपको बता दूं इसके साथ दोस्तों कि वन लाइनर्स तो है, लेकिन मैं आपको बीच बीच में इसके बारे में आपको थोड़ी सी जो ब्रीफ हल्की सी नॉलेज है वो देते हुए आगे बढ़ूंगी। तो आपका पहला जो वन लाइनर है, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में प्रव्रजन किया था गंगा घाटी में। और दोस्तों, आपके जो विंध्य क्षेत्र है वो आपका विंध्य पर्वत श्रृंखला, जो आपका इसका विस्तार जानते हैं आप लोग कहाँ से? इसका विस्तार है भारत के पश्चिम मध्य में स्थित प्राचीन गोलाकार पर्वतों की श्रृंखला है ये, जो भारत उपखंडों को उत्तरी भारत एवं दक्षिणी भारत में बांटती है। ये हमारे विंध्य क्षेत्र का विस्तार है। तो विंध्य क्षेत्र का विस्तार आगे देखते हैं। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। कहा जाता है दोस्तों कि प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसमें कोई भी लिखित विवरण आपका उपलब्ध नहीं था। तो इस काल में मनुष्य घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं था, इसलिए इसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, जो 1400 से लेके 700 ईसा पूर्व में करीब माना जाता है। और इसके बाद आपका जो प्रागैतिहासिक काल है वो उसको देखा जाए तो 3 कालों में बटा हुआ है। जैसे आद्य ऐतिहासिक काल है, ऐतिहासिक काल है और प्रागैतिहासिक काल है। आद्य ऐतिहासिक काल में दोस्तों लेखन कला के प्रचलन के बाद भी जो लेख उपलब्ध हैं वो पढ़े नहीं जा सके, इसीलिए वो आद्य ऐतिहासिक काल है। और ऐतिहासिक काल में जो विवरण है वो मानव विकास की उस काल को बोला जाता है जिसका लिखित विवरण उपलब्ध है, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल वो है जिसमें लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है, और ऐतिहासिक काल वो है जिसमें आपका लिखित विवरण उपलब्ध है। सेकंड पॉइंट हमने पढ़ लिया है कि प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? शिकार था। क्योंकि दोस्तों उस समय जो है कि मानव जाति का बहुत उत्थान नहीं हुआ था, उन्हें पता नहीं था कि किस तरीके से इन चीज़ों को हमें रूप देना है। तो जो मुख्य साधन उनका था वो शिकार था। शिकार के द्वारा वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका उस स्थल जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो प्राचीनतम स्थायी जीवन मतलब कि वहाँ पे जीविकोपार्जन की जो साक्ष्य हैं वो उनको स्थायी रूप में मिले हैं। कहाँ पे मिले हैं? ये आपके मेहरगढ़ में। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इस क्लास का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं पढ़ाती जा रही हूँ, आप नोट्स बनाते जाएं। अगर इसके बाद भी आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी क्वेरी को
पूरा कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपको कहीं कोई समस्या आ रही है तो। गंगा घाटी में अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिले। तो गंगा घाटी की धान की खेती कहा जाता है कि इलाहाबाद में कोल्डिहवा से जो है कोल्डिहवा एक जगह है, वहाँ पे धान के साक्ष्य के प्रमाण मिले हैं। लेकिन ये भी है कि ये देखिए गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिले लहुरा देव, तो ये आपका ऑथेंटिक आंसर माना जाता है लहुरा देव। वैसे कोल्डिहवा इलाहाबाद भी आपके कहा जाता है कि गंगा घाटी में धान की खेती का या धान सबसे पहले कहाँ पाया गया था, धान और चावल कहाँ पाया गया था सबसे पहले, तो इलाहाबाद की कोल्डिहवा में वहाँ आपकी चावल का साक्ष्य सबसे प्रथम और सबसे प्राचीन था मिला हुआ। मध्य पाषाण, अब नेक्स्ट आपका देखिए नेक्स्ट लाइन है, मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। पशुपालन दोस्तों पहले जब हमारे पास व्यवसाय की बहुत सारी तकनीकें उपलब्ध नहीं थी तो लोग इसी तरीके से पशुपालन करके शिकार करके अपने जो है ज़रूरतों को पूरा करते थे। और मैं आपको बता दूं कि ये मध्य पाषाण काल के बारे में बोला गया है। तो पाषाण काल दोस्तों वो काल है जब पत्थरों से इंसान आग निकाल कर अपनी ज़रूरतों को पूरा करता था, पत्थरों की गुफाओं में शरण लेता था, पत्थरों से शिकार करता था, पत्थरों से आग पैदा करता था। मतलब आपकी बेसिक चीज़ें ये हैं कि पत्थरों से ही अपनी ज़रूरतों को वो पूरा करता था और उनकी 90% ज़रूरतें पत्थरों के द्वारा ही पूरी होती थी, इसीलिए उसे पाषाण काल कहा गया था। और आपका पाषाण काल 3 भाग में विभाजित है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और मैं बता दूं आपको 1 मिनट, अगर हम अभी आगे चलें तो आपकी क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं शुरू में आपको 14-15 मिनट की ही क्लास देने वाली हूँ ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी बातें जो हैं वो समझ में आ रही हैं या नहीं समझ में आ रही हैं, और आपको मेरी क्लास लग कैसी रही है, ताकि मैं आपके हिसाब से उसमें और अच्छा परिवर्तन कर सकूं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों की पूरा पाषाण काल जो है वो आपका 2,550,000 ईसा पूर्व से पहले का काल माना जाता है। उसके बाद हमारा पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल है। मध्य पाषाण काल का आपका जो समय है वो 3,000 से 1,500 ईसा पूर्व है, और नव पाषाण काल का जो आपका समय है वो 3,500 से 1,000 ईसा पूर्व है। तो इस तरीके से जो हमारे पाषाण काल है वो 3 भागों में विभाजित है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। फ्रेंड्स, मैं आपको वन लाइनर की जगह ये थोड़ी सी चीज़ें ब्रीफ में भी बताती चल रही हूँ। अगर आप कॉपी और पेन लेके बैठेंगे तो नोट करते हुए चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका फ़ायदा होने वाला है। तो नेक्स्ट देखिए, मैं अपने कहाँ पहुँची थी, हाँ, मध्य पाषाण स्थल से पशुपालन किया गया, वहाँ के शास्त्र उपलब्ध हुए, कहाँ से, बागोर से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं पशुपालन के प्रमाण आपके मिलते हैं, लेखनिया में, ठीक है। उसके बाद मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है आदमगढ़। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में, ठीक है। उत्खनित माने जो मिट्टी से निकाले जाते हैं, खने हुए, जैसे कि खनना मतलब आप कहते हैं कि सॉइल से मिट्टी में से किसी चीज़ को खनना, उसी शब्द को उत्खनित करना कहते हैं। उत्खनित प्रमाणों, खनने के द्वारा जो चीज़ें हमें हासिल मिली रहती हैं ज़मीन के अंदर से, सीधे आप समझिए कि ज़मीन के अंदर से, उत्खनित यानी ज़मीन के अंदर से मिले प्रमाणों के अनुसार पशुपालन आपका प्रारंभ हुआ था कब, मध्य पाषाण काल में। मृत्यात रहित नवपाषाणित स्तर प्रकाश में आया है गुफराल से। फिर खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्न यानी आपकी खाने पीने की जो सामग्री है,
जो कृषि है वो आपकी नवपाषाण काल में, जैसे कि सबसे पहले हमारी किस चीज़ की खोज हुई थी दोस्तों, सबसे पहले खाद्यान्न में जौ की खोज हुई थी। ये बहुत बार प्रश्न आता है कि गेहूँ की सबसे पहले खोज हुई है या जौ की हुई है, या सबसे पहले मानव ने किस अनाज का प्रयोग करना शुरू किया, तो इसका उत्तर सीधे तौर पे दोस्तों जौ होगा। जो लोग गेहूँ लगाते हैं में भी हो सकता है किसी किसी बुक्स में दिया हो, लेकिन प्रामाणिक यही है कि सबसे पहले जौ जो है अनाज वो उपयोग में आया था मानव द्वारा। हाँ, तो नेक्स्ट आपका है नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले थे। तो नवपाषाण काल में नवपाषाण कालीन गर्त निवासों, गर्त यानी कि ज़मीन के अंदर जो आपके लोग पहले क्या होता था कि गुफा में रहते थे, जहाँ मतलब पहले ये था कि मिट्टी के घर तो थे नहीं और ना ही ऐसे पक्के मकान थे, तो वो अपने रहने का जो मानव सभ्यता के जो उस समय के लोग थे, उन्होंने अपने रहने का इंतज़ाम कैसे किया था, वो मिट्टी के अंदर गुफाओं के अंदर रहते थे। और गर्त निवास, वहाँ के अवशेष कहाँ मिले थे, आपके बुर्ज होम गुफराल में मिले थे। राख का टीला नवपाषाण स्थल से संबंधित है। संगन कल्लू, भारतीय उपमहाद्वीपीय में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। आपके बताया अभी मैंने ना ऊपर बताया मैंने आपको, यही चीज़ है, थोड़ा सा इसको एलिब्रेट कर दिया गया है नीचे कि विंध्य क्षेत्र में, कहाँ पे, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती सबसे पहले जो है प्राप्त हुई है, कहाँ पे, विंध्य क्षेत्र में। प्राचीनतम धान की खेती कहेंगे तो प्राचीनतम धान की खेती आपकी विंध्य क्षेत्र में। मानव द्वारा सर्वप्रथम, देखिए ये प्रश्न, ये लाइन देखिए नीचे आ गई जो मैं आपको ऊपर बता रही थी 2-3 लाइन पहले, कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। अब देखिए वही प्रश्न घूम के आ गया आपके पास कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था, तो सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज आपका जौ था। ये दोस्तों प्रमाणिक है कि जौ ही, कई बार लोग यूपीएससी की परीक्षा में ये प्रश्न गलत करके आते हैं, और अब जो छोटी मोटी परीक्षाएँ होती हैं उसमें कई बार ये परीक्षा में लोग कंफ्यूज रहते हैं, पढ़ाई के दौरान भी कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि कई किताबें ऐसी हैं जिसमें लोग 2-3 किताब पढ़ते हैं, तो उससे उन्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन होना लाजमी है। लेकिन यही है कि प्रामाणिक यही है कि सबसे पहले प्रयुक्त अनाज आपका जौ था। तो वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ, कपास यानी कि कॉटन, जिन मेरे दोस्तों को, भाइयों बहनों को हिंदी की उतनी नॉलेज ना हो, तो मैं उनको बता दूं कि कपास यानी, आजकल वैसे तो सभी लोग हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रारूप ही कुछ ऐसा हो गया है कि हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ेंगे तभी काम चल पाता है। हालांकि मुझे पता है कि आप लोगों में से 90% लोगों को पता होगा कि कपास है क्या, फिर भी मैं बता देती हूँ कि कपास कॉटन को कहते हैं, और कॉटन को सूती भी बोला जाता है। जैसे कपड़ा सूती का हो, कॉटन का हो, तो कपास को ही बोलते हैं, और कपास की खेती से ही कॉटन का कपड़ा यानी सूती कपड़ा बनता है। तो वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया है भारत में। दोस्तों ये देख सकते हैं, आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती कहाँ की गई है, आपकी वस्त्रों के लिए कपास की खेती सबसे पहले भारत में की गई है। वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान मृतकों को दफनाने के रूप में होती है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, कहाँ पर निकले हैं, दमदमा में। ठीक है, दमदमा आपका क्षेत्र, चलिए मैं आपको बता दूंगी कहाँ है एग्जैक्टली, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, तो लेखहिया से मिले हैं दोस्तों। कहाँ से मिले हैं, लेखहिया से मिले हैं। विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, लेखहिया से मिले हैं। भारत में वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, तो सर्वाधिक चित्र आपके प्राप्त हुए भीमबेटका से। और भीमबेटका आपका कहाँ है दोस्तों, भीमबेटका आपका भोपाल में स्थित है। भोपाल आप जान रहे हैं कि मध्य प्रदेश के भोपाल में भीमबेटका स्थित है, और यहाँ से आपके शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। हड़प्पीय शब्द से आप सब लोग परिचित होंगे बहुत अच्छे तरीके से, कि हड़प्पीय शब्द यानी कि हड़प्पा और सिंधु सभ्यता से रिलेटेड, सिंधु सभ्यता से
सिंधु सभ्यता से आपका क्या कहते हैं उसको, रिलेट करने वाला शब्द उसको कहते हैं आपका हड़प्पीय। तो दधेरा एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरास्थल है। ये कहाँ पे है? पंजाब में है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगी कि इसमें कुछ चीज़ें जो है, जैसे कि 2-4 लाइनें मैं आपको बता देती हूँ कि दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरास्थल है। तो मैं फ्रेंड्स आपको ये भी बताऊंगी कि कॉपी पेन लीजिए और बैठ के लिखिए कि आपको अभी मैं जब क्लास करा दूं तो उसके बाद आपको क्या करना है कि आप हड़प्पा के जितने भी स्थल हैं और वह कहाँ कहाँ हैं, हड़प्पा स्थल कहाँ कहाँ है, हड़प्पा की खोज और उनके जो आपके, 1 मिनट मैं बता रही हूँ दोस्तों, मैं भी लिखते हुए चल रही हूँ, आपके लिए एक नोट्स तैयार करते हुए चल रही हूँ ताकि मैं आने वाली क्लास में, इस क्लास में नहीं तो अगली क्लास में आपको ये चीज़ें उपलब्ध करा दूँ, आपकी कोई चीज़ कहीं से छूटे ना। हाँ, तो हड़प्पा स्थल कहाँ कहाँ है और हड़प्पा की खोज और स्थलों की खोज किन किन भूवैज्ञानिकों द्वारा कब कब हुई है, ये चीज़ आपको पता रहनी चाहिए। और हड़प्पा स्थल की क्लास जो है, मैं आपको, रुक जाइए, हड़प्पा स्थल आपका कहाँ कहाँ है, हड़प्पा की खोज किसके द्वारा की गई और इसमें किस किस भूवैज्ञानिकों ने अपना अहम किरदार निभाया था, ये सब चीज़ जो एक लिस्ट है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उपलब्ध करवा दूंगी और आज जाके आपका काम रहेगा इन चीज़ों को आप खोजेंगे। ठीक है, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा बीच में कुछ डिस्टर्बेंस हो गया था, इस वजह से इस टॉपिक में थोड़ा टाइम लग गया। ठीक है, तो ताम्रपाषाणिक स्थल नवदा टोली अवस्थित है। नवदा टोली अवस्थित है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। ठीक है, अब नीचे क्या है, भारत का वह स्थल जहाँ खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के लौह धातु यानी कि लोहा, ठीक है ना, भारत का वह स्थल, वह भारत में जो वह स्थल जहाँ लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं वो है अतरंजी खेड़ा। दोस्तों, ये प्रश्न आप नोट कर लीजिए क्योंकि यह प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो ये मिले हैं आपके अतरंजी खेड़ा से। यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप डबल इम्पॉर्टेंट से टिक कर लीजिए। और ऊपर दोस्तों जो मैंने बताया था मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज, वो है जौ। यह भी आपके 1 डे एग्जाम्स में ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे भी आप डबल टिक कर लीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट आपका लाइन है कि ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे, ठीक है दोस्तों, तो ये कहा जाता है कि पहले जो है अब तो सारी चीज़ें और भी एलोबरेट हो गई हैं। पहले ये होता था कि पहले लोगों को दफनाया जाता था और कई जगह तो ऐसा कि उनको उनके पालतू जानवरों के, मानवों के शरीर को, मृत शरीर को उनके पालतू जानवरों के साथ भी दफनाया जाता था। जैसे एक जगह मानव को दफनाया गया उसके कुत्ते के साथ, एग्जैक्ट नाम मुझे उस जगह का याद नहीं आ रहा है, मैं आपको बताती हूँ उसको नेक्स्ट वीडियो में। तो ये आपका जो है, तो इस ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग जो स्पेशली थे, मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस हिसाब से अलाइन करते थे, वो उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर उनको दफनाते थे। और कोपनहेगन, अब नेक्स्ट आपका लाइन है कि कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। कहाँ पे किया था, किसने किया था? ये किया था थॉमसन ने आपका। और भारत में प्रथम मध्य पाषाण उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रसफूट थे। कौन थे ये? भूगर्भ वैज्ञानिक थे आपके, जो दोस्तों जियोलॉजिस्ट होते हैं, ज़मीन के अंदर की जो खोज करते हैं वो उन्हें भूगर्भ वैज्ञानिक कहा जाता है। तो ताम्रपाषाणीय स्थल नवदा टोली का उत्खनन, ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट
पॉइंट है, पॉइंट्स टू रिमेंबर फ्रेंड्स, इसको आप डबल टिक कर लीजिए कि ताम्र पाषाणिक स्थल नवदाटोली का उत्खनन कहाँ किया गया था। आपकी किया था, किसने किया था? HD सांकलिया ने किया था। भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध हैं शैल चित्र के लिए। ठीक है दोस्तों, शैल चित्र यानी पत्थरों पे जो चित्र बने होते हैं वह शैल चित्र कहलाते हैं, और भीमबेटका की जो गुफाएं हैं इसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट आपका लाइन है, दमदमा नामक पूरा स्थल संबंधित है कहाँ? ये स्थल आपका संबंधित है मध्य पाषाण काल से। तो दोस्तों आज के लिए मतलब आज के लिए क्या, मुझे अगर टाइम मिलेगा तो मैं फिर एक वीडियो आपके लिए को उपलब्ध कराऊंगी। तब तक ये वीडियो बहुत लंबा नहीं हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पे समाप्त करती हूँ। और नेक्स्ट आपकी क्लास जो है मैं इसी से कंटिन्यू करूँगी और एक एक टॉपिक आपका कवर अप कराती चलाऊँगी। अभी तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो मुझे आपको पढ़ाने हैं, मैं ब्रीफ में भी बताऊँगी, शॉर्ट में भी बताऊँगी, लेकिन कवर पूरा कराऊँगी। बस दोस्तों आपको मेरे साथ बने रहना है, और कोई भी अदर क्वेरीज़ हो तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। और आपको अगर मेरी क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, मेरे लिए उतना ही बहुत है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू।